गए थे, ध्यान से सुनना आप। राम मालदेव, राम मालदेव की बात करें, शासनकाल 31-62। इसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था राम। कौन सा था? राम। राम को इसने अपने समय में ही, ध्यान से सुनना, राम को इसने अपने समय में ही निष्कासित कर दिया था। निष्कासित किया, आई मीन इसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, निकाल लिए दिया था। ठीक भाई। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा था कि इस रूठी रानी ने इसको गोद लिया था, जिस वजह से राम से थोड़ा नाराज थे और इसे निकाल दिया था। कोई भी हो, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, मेरा कहने का मतलब है। वैसे ये यहां से निकलने के बाद कैलवा रहा, कैलवा मेवाड़ के अंतर्गत आता था उस समय, ठीक, कैलवा की जागीर। और आपको बता दें, उसके बाद जब इसका छोटा भाई जो आने वाले समय में चंद्रसेन नाम से आएगा, वो शासक बन गया था, तो ये मुगल सेवा में चला गया था। अब जाने दो जी, हमें क्या मतलब, हमें तो राजा से मतलब है। आपको बता दें कि कैलवा की जो जागीर आगे दी गई थी, वो अजीत सिंह को दी गई थी। ठीक है, वो आने वाले समय में शासक आएगा, वो बाद की बात है, राज सिंह देता है, वो अलग मैटर है। अभी ये चला गया था, इसकी कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा भाई था इसका राम का, और इसका दूसरा छोरा उदय सिंह, जिसे इतिहास में आगे चलकर आप मोटा राजा उदय सिंह भी पढ़ेंगे। इस उदय सिंह को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था इसने, आई मीन किसने? मालदेव ने। इस उदय सिंह को दी फलौदी की जागीर, फलौदी की जागीर। और इसका तीसरा छोरा था, छोरे तो इसमें एक और नाम पढ़ा जाता है, एक रायमल भी था, लेकिन तीसरा छोरा, तीसरे नंबर का पुत्र था चंद्रसेन, जिसके आगे मैं राव लगा सकता हूं, क्योंकि ये शासक बना था राव चंद्रसेन। ये इसका तीसरा पुत्र था, और आपको बता दूं, ये इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अर्थात ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इसने अपने दो बेटों को इग्नोर करते हुए, आई मीन राम और उदय सिंह को इग्नोर करते हुए, अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने तीसरे छोरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये बात विशेष ध्यान देना। ठीक भाई, आपको स्पष्ट कर दूं, राव, देखो आशा जी कह रही हैं कि हमको तो पता नहीं, वो अभी चल रहा था ना प्रकरण, हमको तो पता नहीं, हम तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं सर टीचर की। कोई नहीं है आशा जी, वो स्टोरी नहीं पूछी जाएगी आपसे, जो ये मैंने क्वेश्चन बताए वही पूछा जाएगा और वही आपका आंसर होगा। हाँ जी, वैसे जिज्ञासा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। आधार में आप पढ़े हैं मेरे पे? जब बता दिया होगा, जब मेरी लड़कपन होगा। बाकी ऐसा नहीं है। इसको क्या बात ला दी आपने, ध्यान से सुनो। ये शासक बना था, ये शासक बना, ठीक भाई, शासक बना। और राव चंद्रसेन, जिसका शासनकाल 1562 से 1581 पढ़ा जाता है, 1562 से 1581 पढ़ा जाता है। इसके बारे में जाने। तीसरा पुत्र था, मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसके बाद ये शासक बन गए। आई मीन मालदेव की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? अब ध्यान से सुनना, राव चंद्रसेन के संदर्भ में अब हमें पढ़ना कौन सा है? अभी आपको ये डाटा ऐसे ही नोट करना है, ये छोरे इसके ऐसे ही नोट करने हैं, लेकिन अभी ध्यान से सुनना भी है, समझ लो पहले। राव चंद्रसेन, देखो आपको मैंने विगत क्लास में एक नाम बताया था, अभी आप पढ़ने जा रहे हो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन, चंद्रसेन शासनकाल 1562 से 1581, 1562 से 1581। ठीक भाई, अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो पूछ लिया करना। राव चंद्रसेन की हम बात करें तो पहला ही पॉइंट, एक इतिहासकार जिसका पहले भी मैं नाम ले चुका हूं, पंडित विश्वेश्वर 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 नाथ रेऊ
नाथ रेव ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा। मारवाड़ का प्रताप कहा, अर्थात मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव। मैं एक चीज और बता दूं आशा जी आपके लिए भी, आशा जी करिए, अब तो सर हम आपके मुंह से वो कहानी सुनना ही चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आशा जी, मैं बाद में सुनाऊंगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये राव चंद्रसेन जो है, राव चंद्रसेन इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट कर दूं, सिलेबस में सीधा सीधा ये शासक दे रखा है, चंद्रसेन ऑफ जोधपुर, राव चंद्रसेन ऑफ जोधपुर। तो एक निश्चित रूप से ये निर्धारित है कि ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो कंफर्म ही है, ठीक, एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। सेकंड ग्रेड में तो एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक। तो निश्चित रूप से बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझकर पढ़ना है। एक तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया, ठीक भाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, इसे प्रताप का अग्रगामी, इसे प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा शासक कहा गया, भूला बिसरा शासक कहा गया। अच्छा, मैं इस पर थोड़ी चर्चा कर सकता हूं, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा शासक, ठीक भाई। प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा गया? निश्चित रूप से प्रताप ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जैसे कि प्रताप ने स्वाभिमानी स्वभाव के तहत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे इस बंदे ने स्वीकार नहीं की। अर्थात जो प्रताप ने जिस कार्य को अंजाम दिया था उससे पूर्व ही ये उस कार्य को अंजाम दे चुका था, अतः प्रताप का अग्रगामी कहा गया, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा गया, ठीक भाई। ये आप जोड़ सकते हैं, ये हम जैसे टीचर्स के सृजित किए गए क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन रियल फैक्ट्स के तहत है। प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि प्रताप ने जो किया उससे पूर्व ही उस घटनाक्रम, उस सिस्टम को कर चुका था। अधीनता स्वीकार नहीं करना, संघर्ष करना, वो बातें। इसे भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। बात यह है कि जब इस व्यक्ति ने जो प्रताप ने किया उस कार्य को पहले ही अंजाम दे दिया, उसके बाद भी जनता इसको क्यों भूल गई? इसे भूला बिसरा शासक क्यों कहा गया? आप पूरे देखो, मैं तो पूरे भारत की बात करता हूं, अगर भारतवर्ष में अगर आप देखें तो महाराणा प्रताप के नाम से अधिकांश लोग वाकिफ हैं। राजस्थान में तो आप पूछो ही मत, कितने सारे विश्वविद्यालय, विद्यालय और उसके अलावा एनजीओ वगैरह, कितने सारे महाराणा प्रताप, चौराहे, उद्यान वगैरह महाराणा प्रताप के नाम से मिल जाएंगे। और महाराणा प्रताप, हमारे राजस्थान का तो बच्चा बच्चा वाकिफ है, महाराणा प्रताप के नाम से ही गौरवान्वित होता है, ठीक। लेकिन आपने कभी राव चंद्रसेन के नाम से कोई विश्वविद्यालय सुना, कोई एनजीओ वगैरह, इतना कोई ऐसा कोई नाम सुना? रियल फैक्ट मैं बता दूं कि मैंने जब इतिहास पढ़ा, इस एजुकेशन से जुड़ा और सिस्टम से जुड़ा, तभी मैंने चंद्रसेन को पढ़ा था। बाकी हम जब जीके और इनसे जुड़े नहीं थे तब भी महाराणा प्रताप का नाम बचपन से सुनते आ रहे थे, बाकी इसका नाम इतना बृहद स्तर पर नहीं सुना था। तो आप बताएं। बताएं क्यों कहा गया भूला बिसरा, क्यों भूल गई जनता इसको? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? हाँ हाँ सही, ज्यादा। अच्छा मैं बताऊंगा जब याद आ जाएगा, चलो अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। एक्चुअली इसको भूला बिसरा शासक या जनता इसको इसलिए भूल गई, जैसा कि मैंने किताब में पढ़ा,
थ्योरेटिकल मैटर जो पढ़ा उसमें देखा कि महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का पूरा जीवन वृत्तांत आप पढ़ो, आपको पूरे जीवन वृत्तांत में एक चीज दिखाई देगी कि महाराणा प्रताप से संपर्क किए जा रहे हैं कि भाई अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन वो सभी दूतों को वापस लौटा देता है। महाराणा प्रताप पराजित होता है, उसके बाद भी अगर महाराणा प्रताप यदि चाहता तो अगर मुगल दरबार में उपस्थिति दे देता तो सारे कष्ट दूर हो जाते, जैसा कि बाद में भी तो पूरा मेवाड़ मिला था। लेकिन उसने उसके बावजूद भी, वो जानता था कि यदि मैं थोड़ी अधीनता स्वीकार कर लूंगा तो निश्चित रूप से मजे करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जंगल पहाड़ियों को चुना। दर दर भटका, कंडीशंस ये हो गई थी, उसको खाने के लाले पड़ गए थे, विकट परिस्थितियों से भी गुजरा, संघर्ष का रास्ता चयन किया और कठिन परिस्थितियों में गुजारते हुए भी उसने अपने जीवन को आगे व्यतीत किया, लेकिन अधीनता स्वीकार। ये मैंने बताया ना, चाण भाटों के साहित्य में देखें तो ये कहा जाता है कि अकबर ने प्रताप आधा राज्य देने की पेशकश की कि नाम मेरा चलेगा, काम तेरा कर, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार। एक तो आप इस जीवन वृत्तांत को पढ़ो, दूसरा आप चंद्रसेन का जीवन वृत्तांत पढ़ते हो तो जैसा कि आपकी किताबों में दे रखा है, ये थ्योरेटिकल शर्मा व्यास के में, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में इतना बड़ा नहीं दे रखा है, आप देखें तो उसमें एक चीज पढ़ने को मिलेगी आपको कि चंद्रसेन, यहां आप देखेंगे कि 1564 में चंद्रसेन पर आक्रमण हेतु या जोधपुर पर आक्रमण हेतु अकबर सेना भेजता है, तो चंद्रसेन यहां से चला जाता है जोधपुर छोड़कर भाद्राजूड़, ठीक भाई। इसके बाद नागौर दरबार आयोजित होता है और नागौर दरबार में चंद्रसेन उपस्थित होता है, ठीक। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा आपको कि चंद्रसेन उपस्थित नहीं हुआ, ऐसा मिलेगा आपको कि चंद्रसेन उपस्थित हुआ, लेकिन वह अकबर से मले बिना ही वापस लौट आया। पहली बात तो ये विशेष ध्यान देना, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि बंदे को जब अधीनता ही स्वीकार नहीं करनी थी तो वो गया क्यों? तो एक तो चीज यहां संदेह पैदा कर देती है। दूसरी बात आप देखो, प्रताप ने जब खानाबदोश जीवन व्यतीत किया था, मैंने इधर जंगल पहाड़ियों में भटक रहा था, तो जनता उसका सहयोग कर रही थी। वो बंदा इतना ताकतवर था, उसके साथ सेना भी होगी थोड़ी बहुत संख्या में, तो उसका छोरा खाने के बिना तरस रहा है, वो अपने तलवार के बल पर किसी भी गांव पर आक्रमण कर देता, खाना जुटाता और मजे कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घास की रोटी खिलाई छोरे को। इधर आप इसको देखो, राव चंद्रसेन का पूरा घटनाक्रम पढ़ो आप। एक तो नागौर दरबार में उपस्थित होना ही संदेह पैदा कर देता है। दूसरा, जैसे जैसे मुगल सेना इसका पीछा करती है, चाहे वो भाद्राजूड़ से इसका सिवाना जाना, सिवाना से पीपलौद काणू जाना, चाहे सारण की पहाड़ियों में जाना, ये इधर से आगे भागता गया, पीछे करता गई सेना। अधीनता स्वीकार नहीं की इसने, इतना तो मैं मानूं, ठीक। उसका भी एक लॉजिक है, वो बता देंगे। लेकिन इस दौरान इसने क्या किया था कि यह अपनी जो इसकी सेना इसके साथ थी, कितनी भी संख्या में हो, उसके दम पर यह जैसे आज यहां पर रुका और अपने पास के एरिया को आक्रमण के तहत लूटा और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहा। अब जनता त्रस्त हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि राजा बना रहता तो कम से कम ठीक था। अब तो इसके बाद तो इसने और उल्टा नुकसान कर दिया, हमें ही लूट रहा है। अपने जीवन निर्वाह के लिए इसने कठोर तपस्या नहीं की, इसने अपनी ही जनता को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया, जैसा उस किताब में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता इसको भूल गई। इसको एक जिस प्रकार प्रताप को याद रखा जाता है उस प्रकार याद नहीं रख पाई। दोनों का बिल्कुल, ये चीज दोनों कंपेरिजन। एक चीज बताओ आप, नॉर्मली अगर देखें तो एक पाठ पढ़ा था हमने हिंदी के अंतर्गत, जब हम पढ़ते थे उस समय, कि भाई भीष्म कृष्ण को भगवान कहा गया, भीष्म को क्यों नहीं? अर्थात कृष्ण और भीष्म समकालीन समय में थे, और आपको पता हो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कृष्ण को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, दोनों ही बराबर ताकतवर थे। भीष्म तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में भाई 10,000 सैनिक मारते थे, अपनी मौत मरेंगे, अब चाहेंगे जब मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे, भगवान ही एक तरह से। लेकिन फिर भी आज हम किसको पूजते हैं? कृष्ण को। भीष्म को क्यों नहीं पूजते हैं? तो कहीं ना कहीं
चीज ताकत बराबर हो सकती है, वो चीजें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां थी, ऐसी बातें थी जिसके कारण वो भगवान नहीं बन पाया और वो भगवान बन गए। तो यही कंडीशंस ये है भाई। वैसे ये क्वेश्चन जीके के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने पड़ते हैं और ये है भी, और हम पॉजिटिव सोच के तहत हम यही माने कि चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसी प्रकार आगे हम घटनाक्रम को पढ़ेंगे। आपका सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। राजस्थान का वह प्रथम शासक कौन सा था, राजस्थान का वह प्रथम शासक कौन सा था जिसने अपनी रणनीति में, जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग व महलों को छोड़कर जंगल पहाड़ियों को महत्व दिया। प्रथम शासक यही था बेटा। महाराणा प्रताप देखो 1576 हल्दी घाटी युद्ध के बाद इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, लेकिन ये 1564 के बाद ही इस प्रक्रिया को अंजाम देने लग जाते हैं। ठीक भाई, यही आंसर था रावचंद्र सेन। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मैं लिख देता हूं यहां। इसने अपनी रणनीति में, अपनी रणनीति में दुर्ग व महलों की अपेक्षा, दुर्ग व महलों की अपेक्षा जंगल व पहाड़ियों को महत्व दिया। ठीक भाई, तो ये आप वो नोट कर लिया इधर का, जंगल में पहाड़ियों को महत्व दिया, ये पॉइंट है, ये नोट कर लिया आपने। ये कर लो एक बार। ये हो गया, सबका हो गया? नहीं हुआ है ना उनका? हाँ, एक चीज नॉर्मली आप देखो, इसका शासनकाल देखो आप 62 से 81, उसका शासनकाल 72 से आप देखो 97। ये अग्रगामी कहला रहा है, इसके पद चिन्हों पर वो चले। पद प्रदर्शक ये है प्रताप के, हाँ हमारे जीके के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, जल्दी स्पीड से जिन्होंने नोट किया है। ठीक, अब ये नोट कर लो, ये सेम ऐसे ही कर लो। उसके बाद में पूरा चंद्रसेन का पूरा घटनाक्रम बताऊंगा। देखो इतना सरल है, सेकंड ग्रेड को फर्स्ट पेपर के तहत इतिहास और कला संस्कृति के 40 नंबर का मैटर आता है जी। 40 नंबर में गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना तो एक भी नंबर ना कटे आपका, बिल्कुल सरल होता है। वही आप देखें, इतिहास कला संस्कृति के तहत फर्स्ट ग्रेड में 30 नंबर का मैटर आ रहा है। और पढ़ने के नाम पर कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम मैटर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और मैं असफल होना बुरा नहीं मानता हूं। यदि कोई असफल हो गया किसी एग्जाम में, तो वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि भाई हीन भावना से ग्रसित हो या ऐसे कि मैं असफल हो गया। कहीं ना कहीं एक असफलता आपको सफलता की तरफ ले जाती है, पर एक जरूरी बात यह है कि असफलता से हमेशा सीखो कि ये असफलता का कारण क्या रहा, और सीखो और जो कारण है उस पर वर्क करो। हाँ जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है किताबों में, देखता हूं कि छापामार प्रणाली इसी ने प्रारंभ की। ठीक, अर्थात ये जो छापामार प्रणाली छिप करके आक्रमण करना होता है, मेवाड़ के तहत मैं बता चुका हूं, छापामार प्रणाली का जनक होता है हम्बीर। बृहद स्तर पर प्रयोग किया किसने? प्रताप ने। भारत में बृहद स्तर पर प्रयोग किया शिवाजी ने। किसने किया? शिवाजी ने। लेकिन और छाप गुरु की उपाधि धारण की थी कुंभा ने।
छाप गुरु की उपाधि धारण किसने की थी? कुम्मा ने। ये सब लिखा चुका, लेकिन ये क्वेश्चन अति संयुक्ति होगी मेरे हिसाब से। मैं अपनी तरफ से इसको नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइड के क्वेश्चन में नहीं लिखा पाता। जो प्रमाणित है, जो गवर्नमेंट किताब में दे रखा है कि मारवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति इसने प्रारंभ की, ये क्वेश्चन मुझे किसी गवर्नमेंट किताब में नहीं मिला है, तो मैं इसको अभी नहीं नोट कराऊंगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग गाइडों में से पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा में। एक लिख लिया ये। अभी इसका पूरा घटनाक्रम जो आगे मैं बताऊंगा वो मैं कल बताऊंगा। शेष जानकारी के लिए कल टेस्ट पेपर है या क्लास है? क्लास ही हो रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मिलते हैं हम आपसे।